एक सिस्टम तभी कहलाती है जब ना टाइम ना पैसा, सिर्फ काम का स्ट्रेस। ये बिजनेस बनाना नहीं कहलाता, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जाल है। हाँ, आपने खुद के लिए नौकरी बनाई है, लेकिन आप खुद को टाइम से सैलरी भी नहीं दे पाते। मैं हज़ारों बिजनेसमैन को जानता हूँ जो बिजनेस शुरू करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, समय पे सैलरी भी देते हैं, लेकिन खुद को सैलरी नहीं दे पाते और अपने टीम के काम खुद कर रहे होते हैं। ये जाल है, ये जहर है, ये आपकी एनर्जी और रिसोर्स को ख़त्म कर देगा और आपको विश्वास दिलाएगा कि यही ज़िंदगी है, यही बिजनेस है, और इस प्रॉब्लम को जीवन का हिस्सा बनाने पर मजबूर कर देगा। मेरा नाम महिपाल है। रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी, उस बुक का नाम है वर्क द सिस्टम, और इस बुक में से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस में सिस्टम्स लगाकर ऑटो पायलट मोड का रॉकेट लगा सकते हो। ऑथर ने बुक में चैप्टर नंबर 10 में एक रियल लाइफ स्टोरी लिखी है जो उनकी खुद की है और आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक छोटा सा कॉल सेंटर कंपनी थी, उसका नाम था सेंट्राटेल। इस कंपनी में कई लोग काम करते थे और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स होते थे। पहले जब भी कोई गलती होती तो लोग एक दूसरे पे दोष दिया करते थे, इससे ऑफिस का माहौल ख़राब हो जाता था। उसके बाद कंपनी के जो फाउंडर है यानी कि ऑथर, उनको एम्प्लॉय रिटेंशन में बहुत इशू आने लगा। 3-3 महीने में कोई एम्प्लॉय सीखता और फिर निकल जाता, फिर सिखाना पड़ता, इससे रेवेन्यू का लॉस होता था। 18 घंटे दिन के काम उसको करने पड़ते थे। फाउंडर को हेल्थ इश्यूज होने लगे, पैसे थे ही नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे क्योंकि क्वालिटी सर्विस ही नहीं दे पाओगे ऐसे सब झंझट में। उसके बाद कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई थी, बैंकरप्सी फाइल करने वाले थे। तो एक दिन पता नहीं अचानक से ऑथर को यानी कि बिजनेस ओनर को ये ख्याल आया कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली टैकल किया जा सकता है और ये प्रॉब्लम्स एक एक अलग अलग प्रोसेस है। उसके बाद ऑथर ने यानी कि फाउंडर ने अगले दिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम था द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। इसमें लिखा था कि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है और वो कैसे हासिल करेगा। इस डॉक्यूमेंट में सभी को यह समझाने में मदद की कि उनको किस दिशा में काम करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें जनरल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बनाए गए, इसमें 30 सिंपल प्रिंसिपल्स थे जो हर डिसीजन में एक मार्गदर्शन देने का काम करते थे। इसी डॉक्यूमेंट में एक प्रिंसिपल ये था कि हम सिर्फ कुछ सर्विसेज में डील करेंगे एंड ये सर्विसेज टॉप क्वालिटी की होगी। इसका मतलब था कि हम वही सर्विस बेचेंगे जिसकी वर्कलोड हम सही से संभाल सकें। तीसरे डॉक्यूमेंट में काम करने के तरीके थे, जिससे काम करना बहुत आसान हो गया और गलती होने की संभावना कम हो गई। इस डॉक्यूमेंट का नाम था द वर्किंग प्रोसीजर्स। सेंट्राटेल के फाउंडर और उनकी टीम ने देखा कि इन डॉक्यूमेंट से काम करना कितना आसान हो गया है। जब भी कोई गलती होती तो सिस्टम को अपडेट किया जाता, ना कि किसी को डांटना और फायर फाइटिंग होना। इससे ऑफिस में सभी लोग खुश होने लगे। ऑथर ने सोचा क्यों ना हम बाकी कामों के लिए भी ऐसे ही योजनाएं बनाएं। उन्होंने कलेक्शन, बिल पेमेंट, कस्टमर इनवॉइसिंग और यहाँ तक कि सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए भी सेम वर्किंग प्रोसीजर्स बनाए। जब उन्होंने देखा कि कुछ काम बेकार थे तो उन्होंने हटा दिए, जैसे कि कस्टमर कॉन्टैक्ट्स को पेपर रिकॉर्ड को स्टोर करना। किसी ने भी उन रिकॉर्ड्स को कभी नहीं देखा तो उन्होंने हटा दिए उस चीज़ों को। ऑथर ने देखा कि जब उन्होंने नए प्रोसीजर्स बनाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना शुरू किया तो उनके पास और भी ज़्यादा समय बचने लगा। उन्होंने इस समय का उपयोग और भी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में यूज़ किया। उनके मैनेजर्स ने भी ऐसे ही किया और कंपनी में सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से निभाने लगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सिस्टम होता क्या है और स्टैंडर्ड
जो ऑब्जेक्टिव है ऑथर ने बताया था वो मेरे पास प्रिंट आउट है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस में बनाया। अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो कोई भी चीज़ एक सिस्टम तभी कहलाती है जब उसमें मल्टीपल प्रोसेस हो। तो ऑथर ने जब ये पाया कि ये जो प्रोसेस है हो सकता है कि ये प्रोसेस इसके बाद ये प्रोसेस है, इसके बाद ये है और तभी रिजल्ट हो, लेकिन इसको इंडिविजुअल भी आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको YouTube का ही एग्जांपल लूँ तो YouTube में मैं ये जो पूरा प्रोसेस है, वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो देखने से पहले मैंने एडिट किया होगा। इसे एडिट करने से पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया होगा। रिकॉर्डिंग से पहले स्क्रिप्ट बनाई होगी। स्क्रिप्टिंग से पहले मैंने आइडिया या फिर वो कंटेंट कंज्यूम किया होगा। तो ये जो एक सिस्टम है, इसमें मैं कह सकता हूँ कि 4 मेजर प्रोसेस है। तो मैं इसमें रिकॉर्डिंग में कैसे स्टैंडर्डाइज हो इसका एक प्रोसेस या चेकलिस्ट बना सकता हूँ, कैसे स्क्रिप्टिंग और कैसे मैं कंटेंट कंज्यूम करूँ, एडिटिंग के वक्त क्या करूँ, इस सबका एक सेपरेट प्रोसेस हो सकता है। रिकॉर्डिंग के वक्त जैसे कि लाइट्स, फिर जो कैमरा है, फिर कैसे किस वॉल्यूम पे मुझे वो जो लाइट का मेजरमेंट है वो रखना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे लाइट कैमरा रखनी चाहिए, उसके बाद माइक को ऑन करना, उसको कैमरा मोड करना, इस मोड से ये चेकलिस्ट हो सकती है। उसके बाद क्या करना चाहिए और वाइंड अप कैसे करना चाहिए, ये जो एक प्रोसेस है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग में हो सकता है। ऐसे ही स्क्रिप्टिंग और जो कंटेंट कंजम्पशन है इसमें, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हर एक चीज़ एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे प्रोसेसेस आप देख रहे हो। अगर आप इसको इंडिविजुअल प्रोसेस को देखोगे तो पाओगे कि ये 4-5 स्टेप से मिलके ये आउटकम हो रहा है। वैसे ही सब चीज़ों को अगर आप अलग तरीके से देखोगे तो ये सिस्टम समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कि ऑथर ने ये जो सेंट्रल टेल जो कंपनी है उसमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त इसमें क्या लिखा, 30 जो मैंने प्रिंसिपल बताए हैं उसमें क्या है और प्रोसेस कैसे बनाया। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। सेंट्राटेल कंपनी का मैं आपको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। उसके बाद मैं सेंट्राटेल का 30 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताया था, ऑथर के बुक से ही है, लास्ट में अपेंडिक्स में दिया था, इसका मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया है, वो मैं बताऊंगा। 30 प्रिंसिपल इससे ड्रिवन है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये एक ही पेज का है। इसके बाद ये 30 प्रिंसिपल्स है, जैसे कि कंपनी में जो प्रोसेसेस बनेंगे वो इनको नज़र रखते हुए बनेंगे। इस 30 प्रिंसिपल्स के बाद प्रोसेसेस है, कैसे ईमेल भेजने का प्रोसेस कैसा होना है, ईमेल में सिग्नेचर छोटे से छोटा, ये एग्जैक्टली आपको कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये सेम कंपनी में भी अलग प्रोसेसेस हो गए। तो ये आपकी कंपनी में बहुत ही स्पेसिफिकली आपको बनाना है। जब आप आपका काम शुरू करो, भले ही वो जॉब में भी आप बना सकते हो, पर्सनल लाइफ में भी बना सकते हो, किसी भी चीज़ का प्रोसेस बन सकता है। जब आप वो काम शुरू करो तो एक एक्सेल में या कहीं पेपर पे लिख लिया करो कि शुरुआत में मैंने क्या किया, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ क्या थी और लास्ट में रिजल्ट ये मिला। तो वो हो गया आपका प्रोसेस। अगली बार आप करो तो देखो कि मैंने फिर से वही किया है और रिजल्ट भी वही मिला है। जब तीसरी चौथी बार आपको लगे कि नहीं, ये चीज़ में करने से अच्छा ये अगर मैं करूँ तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उस प्रोसेस को चेंज कर लो। और ये सब मेंटेन क्या करना है, आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स पे मेंटेन करना है, जो कि ऑनलाइन क्लाउड पे। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि सेंट्राटेल का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ध्यान रखिएगा ये एक पेज का होता है और इसमें बहुत ही ओवरव्यू के तरीके से लिखा है कि ये हाई क्वालिटी सर्विस देंगे, परफेक्शन इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, इनके पास कस्टमर को हैप्पी करना है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, 24/7 365 डे काम करेंगे।
उसके बाद उनको क्वालिटी सर्विसेज, लॉयल क्लाइंट्स, कमिटमेंट, एम्प्लॉय की तरफ बहुत कमिटमेंट है क्योंकि इनका काम ही मेन एम्प्लॉय से है। फिर एक फ़िलोसॉफी इनकी दी है कि जैसे फिर इनका ऑपरेटिंग और डॉक्यूमेंटेशन है वो मॉडिफाई करते रहेगी, रिजिड नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिजिड नहीं होता है प्रोसेस, वो बार बार चेंज होता रहता है। और बहुत जनों को लगता है कि चेंज हो रहा है यानी कि वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, बट यही सिस्टम है। आप जब SOP बनाओगे तो वो बार बार चेंज आपको करना ही पड़ेगा, रिफाइन जिसको बोलते हैं। तो ये ऑथर का है, ये आप अगर मुझे बोलोगे तो इसका मैं ई-कॉपी लिंक करके आपको दे दूंगा, कमेंट में बताइएगा। तो ये सेंट्रल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी का। फिर सेंट्राटेल के जो 30 प्रिंसिपल्स है वो क्या बोलते हैं, ये बताते हैं कि इनके जो डिसीजंस है वो कंफर्म करेंगे ये 30 प्रिंसिपल्स को, हर एक डिसीजंस, जिसमें क्वालिटी के बारे में लिखा है कि हर एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट होगा, गेट द जॉब डन क्विकली, एक्यूरेटली। फिर उसके बाद एम्प्लॉय फर्स्ट के ऊपर ये फोकस करेंगे, इसको फायर फाइटिंग नहीं रखना है, अपने बिजनेस में सब सिस्टमेटिकली काम करना है। इसको आप धीरे से एक बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप रियल में आपके कंपनी में या बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। फिर 30 प्रिंसिपल्स में अभी फोकस ऑन फ्यू मैनेजमेंट सर्विस, मतलब मैनेजेबल है उसी पे काम पे फोकस करोगे। और उसके बाद चीज़ों को सिंपल रखा जाए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ना रखे, जितना हो सके उतना सिंपल चीज़ों पे फोकस करें। उसके बाद सब सिस्टम में रिकरिंग चीज़ों को तो सिस्टम में ही डालना है, अभी के अभी करना है। जस्ट डू इट प्रिंसिपल पे इन्होंने फोकस किया है। पहले इनको 6 वीक लगते थे किसी को ट्रेन करने में, और अभी कोई रास्ते पे जाते हुए इंसान को ट्रेन करके जो कि 12th पास है उसको भी वो सिखा लेते हैं इनके सिस्टम पे। पॉइंट ऑफ सेल थियरी यानी कि अभी के अभी करना है, कल पे रखना ही नहीं है। फिर इन्होंने कुछ किताबों का मेंशन किया है जिस पे इनका, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स की 8th हैबिट बी में, फिर गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिन, फ्रैंकन कवी की थियरी। इस किताबों से, इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से इनकी कंपनी चलेगी। प्रायोरिटाइज, पहले सबसे पहले वो काम करना है जिसका प्रायोरिटी फर्स्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट है, दूसरे काम को बाद में रखो, वरना पता चला कि पहले छोटी छोटी चीज़ें जो कि इररिलेवेंट है उस पर करने गए और बड़ी चीज़ों का काम हुआ ही नहीं। तो दिन में एम्प्लॉयज़ आके सबसे पहले प्रायोरिटी पे फोकस करते हैं। उसके बाद डबल चेक, ऑडिट का इनके पास स्पेशल एक सिस्टम है, एनवायरनमेंट पे ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इनका बहुत मेजर फोकस है। उसके अलावा इनके पास मल्टीटास्किंग अलाउड नहीं है कंपनी में, और इंग्लिश पे मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के 30 चीज़ें हैं जो कि जनरल है, जनरल यानी कि हमारे एक जनरल है बट कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंपनी में जाओगे तो पता चलेगा कि यह हर एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा ये बहुत जनरल है, लेकिन एक बार आप पढ़ना चालू करोगे इस चीज़ को और प्रैक्टिकलिटी देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरव्यू हो गया, ये 30 प्रिंसिपल हो गए जिससे कि इनके सिस्टम्स या प्रोसेस बनेंगे। और उसके बाद आते हैं एक्चुअल प्रोसेसेस। ज़्यादातर बिजनेसमैन सीधा इस पर फोकस कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों छोड़ देते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये मैं हिंदी में बोलूँ तो ये सिद्धांत हो गया। अगर आपका सिद्धांत है कि कस्टमर को क्वालिटी सर्विसेज, ऑन टाइम सर्विसेज देनी है, 24/7 देनी है, तो कोई भी कुछ भी हो जाए, आपका प्रोसेस इस चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर ये तो बहुत ही, ये मैं आपको इसका जो PDF है मैं, आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगा, लेकिन ये बहुत ही कहूँगा कि बिजनेस स्पेसिफिक है। जो इन्होंने जैसा बनाया वो ज़रूरी ना हो कि आपका हो, क्योंकि आप में सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं, आपका कंप्यूटर अलग हो सकता है, हार्डवेयरिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज़ अलग होएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हो, बट फिर भी आप देख लीजिएगा जिससे कि आपको आइडिया हो कि सिस्टम बनते कैसे हैं। और ये इसका मैं एक कॉपी डाल दूंगा। मैंने एक बहुत बड़ी MNC कंपनी का भी जो मेरे को सिंपल लगा उसका मैंने SOP डाउनलोड किया है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही लिखा है कि पहले जो काम है उस काम का हेडिंग लिख दिया, उसका पर्पस क्यों है, स्कोप, कीवर्ड, इंस्ट्रक्शन, ये पूरा प्रोसेस बना दिया, फिर मॉनिटरिंग। और मैंने अपने हिसाब से जो सबसे ईजी लगा, मैंने बहुत सारे SOPs देखे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ईजी लगा वो ये है। और ये आप ईजीली गूगल डॉक्स में बना सकते हो और फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या करना है
कि जो भी आपका काम है, हाउ टू डू स्क्रिप्टिंग, हाउ टू डू कॉलिंग, हाउ टू जो भी काम है, तो वो अभी कौन कर रहा है, क्यों, और उसके बाद जिसने क्रिएट किया है उसका नाम, जो रिवाइज कर रहा है अगर बाद में लगा के प्रोसेस इससे इस काम से ईजी हो सकता है उसका नाम, स्टेप्स, प्रोसेस के स्टेप्स 1 2 3 4, टूल्स, अगर आप गूगल शीट, एक्सेल शीट या कोई भी टूल्स यूज़ कर रहे हो तो उसका नाम है, उसके लिंक आ गए, कुछ टिप्स जो आपको काम करते दौरान मिली और कुछ ट्रैप्स, यानी कि इससे बचना चाहिए वरना काम गड़बड़ हो सकता है। तो ये फॉर्मेट को रख के आप अपने बिजनेस का 300 400 जितने भी काम है उसका आप बना सकते हो, और हर एक काम का बनाइए। एसओपी और टास्क मैनेजमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लोग इनको इंटरचेंज करते ही खिचड़ी मचा देते हैं। एसओपी का मतलब क्या होता है कि कोई काम करना एक एक्टिविटी होती है, कोई भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस से थ्रू गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस में एक्टिविटी का नाम ABC हो सकता है। एग्ज़ाम पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही कॉल सेंटर में काम करना है तो कॉल करना पड़ेगा। तो ये जो एक्टिविटी है उससे ही आपको जो रिजल्ट मिलता है, उस एक्टिविटी को हम क्यों ना लिख के या वीडियो में, या दोनों बेस्ट रहेगा, दोनों एक फॉर्मेट बना ले ताकि आपको बार बार वो काम करना ना पड़े। और यही तो मेन उद्देश्य है स्केलेबिलिटी का। अगर आप ही बार बार वो काम करोगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बड़े काम करने का। तो एसओपी का मतलब ये है कि वो सिस्टमेटिकली रख लो, ताकि जब आप एम्प्लॉय को बोलो कि ये काम करना है तो स्टैंडर्ड सर्विस फिर से मिल जाए कस्टमर को और आपको सिखाना ना पड़े बार बार। तो ये एसओपी का मतलब है। टास्क मैनेजमेंट यानी आप किसी को कोई काम दे रहे हो जो कि एसओपी में लिखा है और वो कर रहा है कि नहीं, कितना बाकी हो गया, इसको ट्रैक करना, इसको टास्क मैनेजमेंट बोलते हैं। दो अलग चीजें। एसओपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बिजनेस स्केल हो जाएगा, स्टैंडर्ड सर्विस मिलेगी। और 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो कि बिजनेसमैन जनरली करते हैं एसओपी बनाने के लिए, और इस प्रॉब्लम्स के बाद वो सोचते हैं कि ये सब झंझट का काम है और छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि इसको टाइम बहुत लगता है। टाइम लगता है, एक बार टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में आप देखोगे कि बहुत कम टाइम बचेगा। अगर आप 2 घंटे भी बचा लेते हो दिन के, तो वो आप कंपेयर करो कि बिजनेस तो आपको बहुत साल तक चलाना है, तो आप लॉन्ग टर्म में तो टाइम बचाने ही वाले हो। दूसरी चीज़ है कॉपी पेस्ट करना। एसओपी का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना। हाँ, वो आपने एक स्ट्रक्चर ले लिया, वो बात अलग है, बट आपका बिजनेस और दूसरे का बिजनेस सेम होकर भी आपके एसओपी डिफरेंट हो गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं, लोग अलग है, उनका लेवल अलग है नॉलेज का। तो जो आप काम कर रहे हो उसी को तो आपको लिखना है, यही तो एसओपी हो गया। क्यों आपको दूसरों को देखना है? और क्या है, एक गूगल डॉक्यूमेंट में आपने लिख लिया, अगले टाइम जब आप वो काम फिर से करोगे तब फिर से आप देख के स्टेप बाय स्टेप करो, आपके एम्प्लॉय को बोलो और रिवाइज करो जैसे आपको लगा कि भाई नहीं ये पहला होना चाहिए, दूसरा, इसको एसओपी बोलते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 100% एक्यूरेसी को जाते हैं, जबकि एक एसओपी 98% तक आपको लगे कि भाई ठीक है, तो बस क्यों 2% को ठीक करने के चक्कर में बहुत टाइम डाल दोगे आप। तो 98% आपको लगता है कि भाई ठीक है एसओपी तो बस हो गया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एसओपी स्टार्ट नॉन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट करने में डाल देते हैं, जबकि सबसे पहली चीज़ होती है कि ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको बिजनेस में होती है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो है उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करो, उससे के बाद प्रायोरिटी रखो, वरना नीचे वाली चीज़ों को पहले डॉक्यूमेंट मत करो। तो ये कुछ इश्यूज है जो कि बिजनेसमैन को आते हैं। और मैं आपको इंस्टा करूँगा कि वो सॉफ्टवेयर मत यूज़ करो, सीधा गूगल डॉक्यूमेंट्स में बनाना चालू करो। 300 400 जितने भी मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बनती है, कोई बात नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आराम से हो जाएगी। दिन में एक बनाओ, हफ्ते में एक बनाओ, जैसे आपका टाइम बढ़े, बट डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो। गूगल डॉक्यूमेंट बेस्ट है। गूगल डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप इंटरनेट यूज़ करोगे, आप यूट्यूब पे देखोगे वीडियो मिल जाएगी इंटरनेट से कैसे लिंक करें, और गूगल शीट, ये 3, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एसओपी में। और न्यूमेरिकल वाइज में लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एसओपी बनाओ, गूगल डॉक्स आपने ओपन किया तो आपने देखा कि ये 10 चीज़ करने से आपको ये आउटकम मिला, तो वो 10 चीज़ को 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपको न्यूमेरिक्स में लिखना पड़ेगा, ताकि जो दूसरा काम करे उसको भी समझ में आए कि इसके बाद ये करना है। बुलेट्स में मत करिए, वो गोल वाला बुलेट्स। अगर आप वीडियो बना सकते हो तो बेस्ट है।
स्टोरेज तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेट वाले वेबसाइट या कहीं पे भी गूगल बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स या एक गूगल शीट बना के आप अपने 100 बिजनेस में ये एक्टिविटी होती है, उसके बाद एक कॉलम बना के आपने लिख लिया, एक डॉक्यूमेंट का लिंक लगा दिया सबके पास 100 कि इसको करने का ये प्रोसेस है, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। एम्प्लॉय को आपको बोलना पड़ेगा कि इसे रिवाइज करते जाओ। अगर आपको लगे कि भाई ये प्रोसेस को आपने एग्जैक्ट फॉलो किया तो ठीक है, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया जैसे अच्छा रिजल्ट मिला तो उसको उसी टाइम रिवाइज कर दो, क्योंकि आपको एक बार बना के छोड़ नहीं देना है, उसको साथ ही में रखना है। और लिखो ऐसा जो बहुत ही इजीली आप अंडरस्टैंड कर सको। तो ये कुछ कॉमन टिप्स थी जो कि आपको फॉलो करनी है ऐसे रेसिपी बनाते समय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से मैं कवर करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को, क्योंकि मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, और वीडियोस भी देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब को ऐसा लगता है कि अगर कोई दूसरा वीडियो देखेगा तो इसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो प्लीज़ ये चीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।